स्वच्छ भारत मिशन मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में स्वच्छता सर्वे में त्रैमासिक रैंकिंग में कुल 377 नगर निगम एवं नगर पालिका में बालाघाट को 10वां स्थान मिला है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन मध्य प्रदेश शहरी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है। कुल 4 घटकों में स्वच्छता सर्वेक्षण में 1000 अंक थे, जिसके आधार पर मिले नंबरों पर बालाघाट नगर पालिका को 10वां स्थान मिला है, जो जिले के लिए अच्छी खबर है। बताया जाता है कि त्रैमासिक स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य निकायों में आपसी स्वास्थ्य स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करते हुए अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण की गतिविधियों में बालाघाट नगर पालिका ने सक्रिय भागीदारी की एवं परिणाम मूलक कार्यवाही के आधार पर प्रदेश में उल्लेखनीय रैंकिंग प्राप्त की है, जिसके चलते बालाघाट नगर पालिका को नगरीय स्वच्छता पुरस्कार के रूप में 2 लाख प्रोत्साहन राशि मिलेगी। बालाघाट में नगर पालिका बालाघाट द्वारा शहर में स्वच्छता को लेकर घर घर कचरा संग्रहण करने के साथ ही वार्डों से कचरा उठाने का काम भी किया जा रहा है, लेकिन स्वच्छता को लेकर शहरवासियों को भी जागरूक होने की जरूरत है, ताकि जनता के सहयोग से शहर को स्वच्छ रखा जा सके। एक जानकारी के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र की कुल आबादी 92,687 है, जिसमें लगभग 18,495 परिवार हैं। बालाघाट नगरीय क्षेत्र लगभग 18 किलोमीटर में फैला है, जिसमें 33 वार्ड और 5 सार्वजनिक शौचालय हैं। जिस क्षेत्र की सफाई के लिए नगर पालिका के पास लगभग 275 कर्मी हैं। इसके अलावा 33 सुपरवाइजर हैं, जिन पर उप स्वच्छता पर्यवेक्षक सुश्री काजल डोंगरे, स्वच्छता निरीक्षक धनवंती नकपुरे और स्वच्छता सर्वे की नोडल अधिकारी प्रीति घरते के साथ ही स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश की टीम है। यह टीम प्रत्येक वार्डों में जाकर जनता की स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं को जानने पहुंच रही है। नगर को स्वच्छ रखने को लेकर नगर पालिका द्वारा सोशल मीडिया, फेसबुक और ट्विटर पर भी अकाउंट बनाया गया है, जहां नगरीय जनता से स्वच्छता को लेकर फीडबैक लिए जा रहे हैं। वहीं आम जनता सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर स्वच्छता से जुड़ी समस्या और अपनी राय भी व्यक्त कर सकती है। नगर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए नगर पालिका लगातार प्रयासरत है, लेकिन जनता का वह सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे कचरा उठाने के बाद लोग कचरा फेंक कर गंदगी फैला रहे हैं, जिसको लेकर नगर पालिका स्वास्थ्य प्रभारी सूर्य प्रकाश उइके ने शहर की जनता से अपील की है कि नगर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में नगर पालिका का सहयोग करें। घर से निकलने वाला कचरा बाहर न फेंक कर कचरा संग्रहण करने आने वाली गाड़ियों में डालें, ताकि कचरा न हो। उन्होंने कहा कि हम सभी की जवाबदारी है कि हम अपने शहर को अच्छा बनाए रखें और नगर पालिका का सहयोग करें। अगस्त 2021 से जिले में अब स्किल कार्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई, जिसने वर्तमान में नगर के निजी स्कूल दिव्य मेमोरियल स्कूल से 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस दौरान स्कूल के 10 साल से ऊपर के बच्चों को अब स्किल कार्ड ई लर्निंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण देगा, जिससे बच्चों के व्यक्तित्व में निखार आएगा। अब स्किल कार्ड ई लर्निंग बिजनेस हेड नितिन ठाकरे ने बताया कि अब स्किल कार्ड ई लर्निंग बालाघाट का ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां हम 10 साल से ऊपर के बच्चों को क्रिएटिविटी को सहयोग कर उन्हें भविष्य के लिए मार्गदर्शन देते हैं कि आखिर कब भविष्य की चुनौतियों को किस तरह से लेकर वह आगे बढ़े। सर, हमने इस 8 महीने के दौरान कुछ स्कूलों को कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, जिसके बाद हमने इसे सालाना तौर पर लागू करने का एक फैसला लिया था। हमने कुछ स्कूलों से इस बारे में बात भी की, जिसमें दिव्य मेमोरियल जो था सबसे इंटरेस्टेड स्कूल रहा। इन्होंने बहुत ही जल्द इस प्लान को अपने एकेडमिक्स में इंक्लूड किया है और आज जो हम क्लास कर रहे हैं इनके साथ में, ये पहला सेशन हम कर रहे हैं जो बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज हैं, ये आज से यहाँ के बच्चे साल भर हर हफ्ते हर महीने सीखेंगे, जिसकी शुरुआत दिव्य मेमोरियल स्कूल से की गई और आगामी समय में पूरा एकेडमिक सेशन में इसे करवाया जाएगा। इस सेशन में हम बच्चों की क्रिएटिविटी को सपोर्ट और बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। दिव्य मेमोरियल स्कूल की प्रबंधिका मलकीत कौर ने अब स्किल कार्ड ई लर्निंग से जुड़ने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि निश्चित ही इस ई लर्निंग कोर्स से स्कूली बच्चों का व्यक्तित्व निखरेगा और उनका विकास होगा। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म से बच्चों में भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी और वह इससे अपना बेहतर भविष्य बना पाएंगे। यह जिले का एकमात्र स्कूल है जहां हम अध्ययन करने वाले बच्चों को यह सुविधा दे रही हैं। फॉर HM ऑफ दिव्य मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल आज हमारे स्कूल में अपस्किल के माध्यम से बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैलीग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस दी गई है। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है।
ये सेल्फ डेवलपमेंट क्लासेस हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। दिव्य मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल एक बालाघाट का एक पहला स्कूल है जो बच्चों को ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। हमारा यही उद्देश्य है बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले अपस्किल के माध्यम से और उनका उससे करियर बन सके। ओवरब्रिज की घोषणा पर रेलवे पटरी पर पटाखे तो जमकर फोड़े गए, लेकिन उसके बाद ओवरब्रिज को लेकर जो कार्यवाही चल रही है वह काफी धीमी है, जिससे सरेखा ओवरब्रिज अभी केवल सपना ही है। वह कब पूरा होगा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। वहीं अभी तो केवल प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद भू अर्जन और पूल शिफ्टिंग की प्रक्रिया और वैकल्पिक बाईपास अंडरग्राउंड के बाद ही ओवरब्रिज का काम प्रारंभ हो सकेगा। हालांकि ओवरब्रिज की घोषणा होते ही उस दौरान नेताजी ने सरेखा, भटेरा और रेलवे ओवरब्रिज को लेकर जमकर वाहवाही लूटी और समर्थकों ने जमकर पटाखे भी फोड़े थे। सेतु निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार समय के साथ ओवरब्रिज की लागत भी बढ़ गई है। जहां पूर्व में घोषणा के दौरान इसकी अनुमानित लागत 84 करोड़ थी, वहीं अब यह लगभग 86 करोड़ हो गई है, जिसके चलते अब सेतु निर्माण ने वाई शेप में बनने वाले ओवरब्रिज का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा है, जिसकी कब स्वीकृति मिलती है यह तो जिले के जनप्रतिनिधि ही बता सकते हैं। हालांकि यह आगामी आम चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि ओवरब्रिज नहीं होने से वर्तमान में चंद यात्री ट्रेन और दर्जनों मालगाड़ी ट्रेन के गुजरने से अक्सर सरेखा, बैहर रोड, भटेरा और गर्रा में जाम के हालत हर 1 घंटे में पैदा हो जाते हैं, जिससे इन मार्गों से आवागमन करने वालों को अक्सर जाम की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसको लेकर न तो सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को कोई सरोकार है और न ही विपक्ष इस मामले को लेकर गंभीर है, जिसका भुगतान शहर और जिले की जनता को भोगना पड़ रहा है। अक्सर बाहर से आने वाले लोग शहर में ओवरब्रिज नहीं होने से क्रॉसिंग पर होने वाली जाम की समस्या को देखकर यहां के जनप्रतिनिधियों और व्यवस्था पर कटाक्ष करने से भी परहेज नहीं करते हैं। अभी भटेरा और बैहर पर ओवरब्रिज तो भूल ही जाए, अभी तो केवल और केवल सेतु निर्माण विभाग द्वारा सरेखा ओवरब्रिज और गर्रा ओवरब्रिज का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें रेलवे द्वारा केवल सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर सहयोगात्मक रवैया दिखाते हुए 23 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे रेलवे केवल रेलवे क्रॉसिंग पर पार्ट बनाएगी, जबकि 63 करोड़ की राशि मध्य प्रदेश सरकार को देनी है। अब इतनी बड़ी धनराशि नेताजी उपलब्ध करवाते हैं तो सरेखा ओवरब्रिज वाई शेप का बन पाएगा, और यदि प्रदेश सरकार इतनी राशि नहीं देता है तो बिना वाई शेप के ओवरब्रिज की लागत घटकर 60 करोड़ हो जाएगी, जिसमें 23 करोड़ रुपए रेलवे लगाएगा, शेष राशि सरकार को देनी होगी। एक जानकारी के अनुसार सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर यदि वाई शेप में ओवरब्रिज बनाया जाता है तो यह कुल लगभग 980 मीटर का होगा, जिसमें एक लेग 320 मीटर, दूसरी लेग 324 मीटर और तीसरी लेग 300 मीटर लंबा ओवरब्रिज बनेगा, जिसकी अनुमानित चौड़ाई लगभग 12 मीटर होगी। इसके साथ ही तीनों लेग पर 5-5 मीटर की सर्विस रोड होगी, और यदि वाई शेप में ओवरब्रिज नहीं बना तो 2 लेग ही बनेगी। सरेखा और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज को लेकर सेतु निर्माण उप संभाग कार्यालय द्वारा सरेखा रेलवे क्रॉसिंग और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का प्रस्ताव ड्राइंग सहित मुख्य अभियंता सेतु निर्माण भोपाल को भेजा जा चुका है, जिसमें 86 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज में रेलवे अपनी राशि देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन गर्रा रेलवे पर ओवरब्रिज को लेकर सेतु निर्माण विभाग द्वारा अपनी ओर से 26 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें रेलवे का अंशदान नहीं है, जिसके लिए अभी रेलवे ने कोई हामी नहीं भरी है। कुल 700 मीटर के इस ओवरब्रिज पर, जिसमें 50 मीटर रेलवे को बनाना है और 650 मीटर प्रदेश सरकार को बनाना है। अब सरेखा और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज की गेंद जनप्रतिनिधियों के पाले में है कि वह किस तरह सरकार से शहर की महत्वाकांक्षी ओवरब्रिज की मांग को पूरा करने के लिए राशि सरकार से कितनी जल्दी दिलवाते हैं। मामले में सेतु निर्माण उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन सनोडिया ने बताया कि सरेखा रेलवे ओवरब्रिज को पहला प्रस्ताव दिसंबर में भिजवा दिया गया था, लेकिन उसके पास नहीं होने से 25 मार्च को CSR में बदलाव होने से कार्य की लागत 20% बढ़ गई है, जिसके बाद बढ़ी CSR की राशि से प्रस्ताव मुख्य अभियंता सेतु निर्माण को भेज दिया गया है। सरेखा का ओवरब्रिज का दिसंबर में हमारे एस्टीमेट जमा हो गए थे, लेकिन अभी 25 मार्च को CSR बदल गया, इससे थोड़ा सा दर अनुसूची में परिवर्तन हुआ है। इस वजह से हमें निर्देश आया था कि पुनः नए CSR से एस्टीमेट भेजे जाएं, तो हमने फिर से नए CSR से एस्टीमेट बना के भेज दिए हैं। सर, पुरानी लागत और अभी लागत में कितना डिफरेंस है? ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग CSR 20% के आसपास बढ़ा है। पुरानी लागत हमारी करीब 36 करोड़ हो रही थी तीनों लेग की, अब जाके करीब 38 करोड़ आएगी, ऐसा कुछ है। ओवरब्रिज में 12 मीटर चौड़ा फ्लाई ओवर बनेगा
और तीसरा लेग अपना बैहर तरफ था। लेकिन चूँकि रेलवे का कहना है कि हमारा 540 मीटर तक हमारी स्वीकृति पूर्व से है और जिसमें वो 20% तक बढ़ सकते हैं, तो 640 मीटर के आसपास तक उनकी स्वीकृति बड़ी जल्दी हो सकती है। तो हिसाब से अभी रेलवे ने सहमति दिया है कि हम केवल 2 ही लेग बनाएंगे। तीसरे लेग का तो वो शेयर करते नहीं, जो तीसरा बैहर की तरफ जो लेग बनेगा तो उसका वो लोग शेयर नहीं करेंगे। तो उनका कहना है कि हम स्टेट में ही शेयर करेंगे और बाजू में एक LHS भी बनाएंगे, वो लो हाइट सबवे टाइप का, ताकि जो किनारे के लोग हैं पास पाले वो वहाँ से आ जा सकें। फिर तीसरे लेग के लिए क्या प्रोसेस की जाएगी? तीसरे लेग का हमारा फ्यूचर में प्रस्तावित रहेगा। सरकार जैसे पैसा देगी, चूँकि वो स्टेट का ही पोर्शन कहलाएगा, तो सरकार जैसे पैसा देगी तो फिर अपन बना देंगे। सर आपका कहना है कि अभी भोपाल मुख्य अभियंता कार्यालय भेजेंगे, तो कब तक स्वीकृति मिल जाएगी? अब स्वीकृति अभी विभाग ने निर्णय लिया है, हर शुक्रवार को SFC EFC हो रही है, जिसमें सब जितने भी पुराने प्रोजेक्ट हैं उनकी CSR की वजह से या किसी वजह से प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हो पाई है, तो अभी ये निर्णय लेगा कि 2-3 महीने तक हर शुक्रवार को SFC की बैठक होगी और इसमें हर शुक्रवार को जो है जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं सब स्वीकृत होते जाएंगे। फिर भी संभवतः कब तक? नहीं, अब ये तो जब जैसे स्वीकृति हो जाएगी तो ये तो भाई ऊपर वालों का है, तो जैसे भी मीटिंग होती है सब कमेटी में लोग बैठते हैं, PS वगैरह बैठते हैं, तो जैसा भी वो स्वीकृति करते हैं तो तब फिर तत्काल टेंडर की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सर गर्रा का भी ओवरब्रिज का? हाँ, गर्रा का भी ओवरब्रिज का ड्राइंग बन चुकी है। नागपुर से रेलवे से भी सहमति प्राप्त हो चुकी है और उनसे ड्राइंग बन के हमारा एस्टीमेट भी लगभग 26 करोड़ का बन गया है और रेलवे की तरफ से एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। ये भी कितना मीटर बनेगा? ये लगभग 700 मीटर बनेगा। हाँ, तो इसका भी प्रस्ताव भेज दिया? हाँ, इसका भी प्रस्ताव भेज गया है। तहसील मुख्यालय परसवाड़ा के बैठकी बाजार की भूमि पर परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी द्वारा कार्यवाही करते हुए मियाद पूरी होने के पश्चात बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाते हुए बैठकी बाजार की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से परसवाड़ा की मेन रोड सहित अन्य शासकीय और राजस्व की भूमि अतिक्रमण की चपेट में है, जहां पर अवैध रूप से कब्जा कर कब्जाधारियों द्वारा बैठकी बाजार की भूमि पर लंबे समय से दुकानें संचालित की जा रही थीं, जो कहीं न कहीं परसवाड़ा के विकास में बाधक बनी हुई थी, जिसके चलते न ही परसवाड़ा का सौंदर्यीकरण हो पा रहा था और न ही विकास, जिस पर पिछले कुछ दिनों पूर्व सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया था, जिसकी मियाद पूरी होने के पश्चात कार्यवाही करते हुए परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी द्वारा बैठकी बाजार की अवैध दुकानों पर देर शाम तक बुलडोजर चलाकर बैठकी बाजार की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि शाम होने के चलते 7 से 8 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। शेष अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही दूसरे दिन भी जारी रहेगी। ज्ञात हो कि बीते 2 मार्च को परसवाड़ा कुरेंडा मार्ग के समीप की कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया गया था। इसी कड़ी में 15 मार्च को स्थानीय बैठकी बाजार चौक पर 3 दुकानों को ढहाकर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई थी। बताया जा रहा है कि बैठकी बाजार से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के लिए पूर्व में ही नोटिस जारी किया गया था, जिसकी मियाद खत्म होते ही सोमवार को परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी द्वारा बैठकी बाजार चौक में अनाधिकृत रूप से कब्जे किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर बैठकी बाजार की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने प्रशासनिक अमले को बिना किसी पक्षपात कर पूरे परसवाड़ा में सभी जगह पसरे अतिक्रमण को हटाने की बात कही। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने शीघ्र ही परसवाड़ा बस स्टैंड में पसरे अतिक्रमण को भी हटाए जाने की बात कही है। इस दौरान काफी गहमा गहमे का माहौल भी देखने को मिला। ये कहा कि सबके साथ मतलब एक साथ होना चाहिए, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक बराबरी की नजर से देखना। तो अमीर गरीब का सवाल नहीं है, अतिक्रमण हटा रहे हैं, अतिक्रमण है, सबके साथ एक जैसे सलूक करें जी। अभी मुझे यहाँ समझना है कि यहाँ थोड़ा भेदभाव हो रहा है जी। जो बड़े लोग हैं जो बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं, जिनका अतिक्रमण है, ये पार्टियों से संबंधित भी हैं जी, उनको नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब जो छोटे मोटे लोग उनको पहले तोड़ रहे हैं, तो हमने कहा कि ये गलत है, पहले वहाँ से शुरू होना चाहिए। हाँ, आप तोड़ोगे तो छोटे लोग अपना आप ही तोड़ लेंगे अपना जी, और आपको 2-3 पड़ेगी तोड़ने की। पहले लोगों को तोड़ेंगे तो अपना आप तोड़ लेंगे ना, फिर गरीब लोग जी, पहले उनका टूट गया, हम तो तोड़ेंगे अब। सर अभी जो कार्रवाई चल रही थी उसके दौरान तहसीलदार महोदय ने कहा कि कल से वहाँ भी कार्रवाई जो है चालू। आप सबके सामने बात हुई है कि कल से हम वहाँ तोड़ेंगे। हमने कहा कि नहीं, कल से वहाँ करो, उन्होंने कहा कल से वहाँ तोड़ेंगे। सर अगर कार्रवाई कल नहीं शुरू होती तो क्या आप फिर से पुनः यहाँ परसवाड़ा आएंगे? देखो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बात सामने हुई है, इनकी लड़ाई लड़ने आएंगे परसवाड़ा कल से।